हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं उदय भारती आप सभी का एजुकेशन मैजिक के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग जो है 8th क्लास का एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री वाला उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री जो है हम लोग का चल रहा है। तो हम लोग 2 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। तो उसको जो आपको दोस्तों एक वीडियो में प्लेलिस्ट बना दिया गया है इस यूट्यूब चैनल पर, तो आप उसको विजिट कीजिए। वहाँ आपको दोनों जो है वीडियो मिल जाएगी विथ क्वेश्चन आंसर। उसको भी हम लोग अलग से सॉल्व कर देते हैं, आप उसको भी देख लीजिए। तो ठीक है, आज हमारा जो है चैप्टर 3 जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कंपनी जो है दीवान बन गई। तो कंपनी दीवान बन गई, इसको पहले पढ़ते हैं। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। दोस्तों, अभी हम जो कंपनी जो दीवान बनती है उसके पहले की जो जहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, तो आपको हम 2 चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। तो आप उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद आगे आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। दोस्तों, एक काम करते हैं, आपको हम पहले वो चित्र दिखा देते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए आपको ले चलते हैं चित्र के पास। दोस्तों, यही वो चित्र है। देखिए यहाँ जो है ये यहाँ लिखा है चित्र 1 में 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए। तो ये हमारे मुगल बादशाह हैं और ये जो है अंग्रेज है, दोनों। ये मुगल बादशाह है, तो उड़ीसा और बंगाल और उड़ीसा की जो दीवानी को ग्रहण कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग फिर से वहीं जाते हैं। तो इसी तरह का बंगाल का भी इसमें था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे इसको पढ़ते हैं। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचते रहे। ठीक है दोस्तों, खरीदती बेचती रहे, ये उसको ध्यान में रखना था, उसको ख्याल में रखना था। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। तो यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई। चलिए हम इसको एक अगला पॉइंट लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो कंपनी की आमदनी। तो कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी उसको एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसे आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे।
इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी की आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाला पैसे से ही निर्यात की गई चीज़ें खरीदी जा सकती थी। पहले दोस्तों वो सोना चांदी लाते थे, उसके बदले हम यहाँ से सूती कपड़े और रेशमी कपड़े जो खरीदते थे। लेकिन ऐसा समय आ गया कि जैसे ही उसने बंगाल का अपने हाथ में वो नियुक्त लिया आपने, उसके बाद जो है वो यहाँ से यहाँ को कुछ देने नहीं लगा, सिर्फ यहाँ से जो है उसको एक्सपोर्ट करने लगा। ठीक है, जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर गया था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। 1773 में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था दोस्तों बंगाल में, जिसमें 1 करोड़ से अधिक लोगों की मौत हो गई और लगभग 1/3 जो आबादी है उसकी वो खत्म हो गई। अगला पॉइंट हमारा है खेती में सुधार की जरूरत। ठीक है, तो अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह काम किस तरह किया जा सकता था? इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। दोस्तों आप इस पॉइंट को याद रखिएगा कि 1773 में अस्थायी बंदोबस्त जो है इसको लागू किया गया। दोस्तों इसको हम लोग कलर चेंज करके अच्छे से आपको हेडलाइन दे देते हैं। 1773 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसान से लागन वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि जो है क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाला नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये एक चित्र है जिसमें चार्ल्स कॉर्नवालिस है। जिस समय अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया उस समय कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। तो आगे हम बढ़ते हैं। खेती में सुधार की जरूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज्यादातर अफसरों को यह लगने लगा कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट हमने अभी जस्ट ऊपर में पढ़ा, इसको रिपीट कर दिया गया है दोस्तों बुक में। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पढ़े खेतों में सुधार की जरूरत, और ये उसका चित्र है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं समस्या। तो मगर अस्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्च जो है नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों वो कंपनी बाकायदा नीलाम जो है कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार तो आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो खेती में सुधार तो आया, लेकिन वह एक फिक्स अमाउंट जो है उसको कर दिया था कि हमको इतना ही चाहिए। तो उसको कंपनी जो है उससे फायदा में नहीं थी कि कितना बढ़ोतरी हुआ क्या हुआ पता उसको नहीं था इंटरेस्ट। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी जमीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए थे उन्हें भी
अब उन्हें भी बिना परेशानी का निवेश और खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूलते सकते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ गांवों में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वह जो है बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार जो है सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी तबीयत खराब है, इस वजह से अचानक खांसी आ गई, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। एक नई व्यवस्था, ठीक है। तो 19वीं सदी की शुरुआत से में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार से के अपने खर्च चलाने के लिए और पैसों की जरूरत हो तो वह अस्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती थी। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत, इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है। तो उसके लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव में एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह महाल से वसूल होने वाला राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। पहले एक फिक्स अमाउंट कर दिया था कि हमको इतना ही चाहिए, तो अगर वो किसी चीज़ की बढ़ोतरी करते तो उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो उसके लिए उसको अधिक ज़रूरत थी। तो अब जो है जब उसको नया जिसमें संशोधन किया तो उसमें यह रखा कि हम लोग टाइम टाइम पर उसको बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। घटाना तो नामुमकिन था दोस्तों, बढ़ाना ही चाहती थी, हमेशा यहाँ को लूटने के फेरे में थी। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया था। तो इसको भी आप जो है दोस्तों याद रखिएगा, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुनरो व्यवस्था। अब हम लोग देखते हैं हेक्टर मुनरो की विशेषता। तो ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो भी नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवाड़ी का नाम दिया गया। दोस्तों अभी हम लोग जो पढ़े ऊपर में ये था महालवाड़ी, और अभी हम लोग देख रहे हैं रैयतवाड़ी, ठीक है। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका यह तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों यानी रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए, जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं। सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांव से भाग जा रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा यूरोप के लिए फसलें। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती है। 18वीं सदी के आखिरकार तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में
किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रधान प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास और मद्रास में चावल। यह कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी जरूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इसी तरह की फसल उत्पादन की एक ऐसी पद्धति को अच्छी तरह से समझते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, इसमें हम देखेंगे भारतीय नील की मांग क्यों थी। भारतीय नील की जो अधिक मांग क्यों थी? तो नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़ा की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोट नामक एक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वोट पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोट उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील की आयातों पर पाबंदी लगा दे। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोट से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट तिमोंगियो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान जो है सामने आ गए थे। 18वीं सदी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, इसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के अंग्रेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह नील कहाँ से मिल सकता था? अगला पॉइंट है भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। तो यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते में ढूंढने लगी। दोस्तों, यह एक चित्र है जहाँ लिखा गया है कि सेंट डोमिंगो में गुलामों की बगावत, अगस्त 1791, जनवरी जो है स्कोदोलस्की का चित्र। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों की कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। अब बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1991 में बगावत पर उतर आए। उन्होंने बागान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीप में नील की खेती ठप हो गई थी। ठीक है, यह एक चित्र है दोस्तों बगावत का। चलिए पढ़ते हैं आगे। 18वीं सदी के आखिर दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। सोचिए, जब 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 30% था, तो 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। ठीक है, अब हम लोग जो है इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने
नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं थे, उन्हें कंपनी और नए-नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। तो अगला पॉइंट है, नील की खेती कैसे होती थी? तो नील की खेती के मुख्यतः 2 रूप थे, निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और मज़दूरों को काम लगाकर नील की खेती करवाते थे। ठीक है? अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, निज खेती की समस्याएँ। तो बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी ज़मीनें पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ-वहाँ छोटे-मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े-बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द-गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। मज़दूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मज़दूरों की ज़रूरत होती थी। मज़दूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। दोस्तों, गुलाम क्या है? तो ये एक ऐसा व्यक्ति जो दास स्वामी की संपत्ति होता है। गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती, उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता है। दोस्तों, अभी हम लोग जो है थोड़ी देर पहले गुलाम शब्द का जिक्र करते हुए इसको पढ़े थे। ठीक है? यहाँ देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की ज़रूरत होती थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है, तो उसे 2000 जो है हलों की आवश्यकता जो है पड़ती थी। ठीक है? हलों को खरीदना और उनका रख-रखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे। उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी, उसी समय किसानों को हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। ठीक है? 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% भी कम ज़मीन आती थी। बाकी ज़मीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत थी। रैयतों की ज़मीन पर नील की खेती। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध निसट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे, उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा जो है काश्तकारों के ऊपर रहता था। तो एक चित्र है दोस्तों, इसमें लिखा है 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए। भारत में नील के पौधों की कटाई अधिकतम पुरुषतः ही करते थे, पुरुष। तो ये पुरुष जो है इसकी कटाई कर रहे हैं। ठीक है? तो जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी, तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था। वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्द ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जे का सिलसिला कभी खत्म नहीं हो सकता था। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेत में ही नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह होती थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। तो ये जो है प्रॉब्लम होती थी दोस्तों। तो अब जो है नील का विद्रोह होगा और उसके बाद की कहानी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? तो नील की खेती की मांग क्यों आई और क्या उसकी जो मंशा थी वो उसके बारे में हम लोग पढ़े। अब हम लोग देखते हैं नील विद्रोह और उसके बाद। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया।
जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बगान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बगान मालिकों के लिए काम करने वाले का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बगान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली थी कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बगान मालिकों से लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। ठीक है। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? क्यों उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अंत्य दयानात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी ही होता है। आगे देखते हैं। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बगान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदार और मुखियाओं का समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों के जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बगान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बगान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। नील के किसानों को यह भी लगता था कि अंग्रेज सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह और खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मामले के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी जो कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बगान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बगान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच कराने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बगान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। ठीक है। इस बगावत के बाद बगानों में नील का उत्पादन धाराशायी हो गया। इसके बाद बगान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार में एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील की किसानों की दुर्दशा को देखने को न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। ये पॉइंट ये भी आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों को इस तरह से जवाब दिए। जो WC सीडनकार नील आयोग के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने पूछा, क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे? हाजी मुल्ला कहते हैं, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्त मुझे संतुष्ट कर सकती है। श्री साले कहते हैं, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? तो हाजी मुल्ला कहते हैं, नहीं,
मैं नहीं करूँगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा, भीख माँग लूँगा, परंतु नील नहीं उगाऊँगा। ठीक है दोस्तों? तो हमारा जो चैप्टर 3 है, वो होता है कंप्लीट। चलिए एक बार फिर से आपको हम दिखा देते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो उसका हम लोग कुछ-कुछ पॉइंट को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कंपनी जो है दीवान बन गई। ठीक है? तो किस-किस तरह से उसने दीवानी हासिल की, उसके बारे में हम लोग पढ़े। कंपनी की आमदनी, तो उसकी आमदनी क्या-क्या थी और वो किस तरह से पहले यहाँ सोना-चांदी ला के खरीदते थे और अब उसको उसमें जो है ज़रूरत नहीं पड़ी जब बंगाल उसके हाथ में आ गया। तीसरा पॉइंट देखें कि खेतों में सुधार की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो अस्थायी बंदोबस्त लागू किया और वह सब किया। उसके बाद अस्थायी बंदोबस्त की समस्या क्या हुई, उसको हम लोग पढ़े। एक नई व्यवस्था लाई गई, उसको हम लोग पढ़े। ठीक है? उसके बाद मुनरो व्यवस्था पढ़े। सब कुछ ठीक नहीं था, यूरोप के लिए फसलें, उसकी क्या माँग थी, कहाँ किस तरह की माँग थी, उसके बारे में पढ़े। भारतीय नील की माँग क्यों थी? तो यहाँ के जो नील थे वो बहुत गाढ़ा और बेहतरीन होते थे, इसीलिए इसके बारे में भी हम लोग पढ़े। और भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी के बारे में भी हम लोग जिक्र किए। निजी खेत की समस्याएं, किस तरह से नील की खेती कराई जा रही थी, इस तरह से हम लोग इसके बारे में पढ़े। उसके बाद नील का विद्रोह होता है। ठीक है? नील विद्रोह तक हम लोग पढ़ लिए, उसके बाद उसके आगे भी पढ़े। पूरा इसको हम लोग कंप्लीट करके एक बार में ख़त्म कर दी दोस्तों की नील विद्रोह, उसके बाद की जो 1 पॉइंट थे। तो चलिए थोड़ी सी आपसे कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले थैंक यू, आप वीडियो में बने रहें। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर दोस्तों आपको जैक बोर्ड और एनसीईआरटी के जो है ऑल सब्जेक्ट ऑल क्लासेस के आपको यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। तो इस तरह की वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारे चैनल का नाम जैसा कि आप जानते हैं एजुकेशन मैजिक है। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल का जो हैंडल है वो है JCERT8। तो आप विजिट कीजिए, आप प्लेलिस्ट में जाइए और आपको जो है इस जो क्लास 8 का जो एनसीईआरटी चल रहा है इसकी पूरी कंप्लीट सीरीज आपको मिल जाएगी। अभी हम लोग चैप्टर 3 कंप्लीट किए। अब हम लोग की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग का क्वेश्चन एंड आंसर रहेगा। तो पहले हम लोग इसको आप पढ़िए, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर की वीडियो लाते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं उदय भारती एजुकेशन मैजिक के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।